दोस्तों, आज हम भारत के संविधान में जो उद्देशिका जिसे कि हम प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हाँ, ये भारतीय संविधान में इसका क्या महत्व है। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रियम्बल को एक बार पढ़ कर देखते हैं कि हाँ, इसका एक्चुअल में क्या अर्थ है। उसके बाद इसकी जो मोटी मोटी शब्दावली है उसकी हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और इसे इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, एक नॉर्मल इंसान भी इसको समझ पाए कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। और जो संविधान यानी कि जो देश के लिए जो नियम कानून बनाने वाली जो किताब है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रियम्बल जो है, ये उद्देशिका प्रस्ताव या फिर जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, ये मोटा मोटा क्या है कि एक देश का संविधान कैसे होना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, उसके बारे में बताता है कि किसी देश के संविधान में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। यानी ये जो संविधान हमने बनाया, इसकी क्या क्या खासियत है, ये प्रियम्बल दर्शाता है। जैसे कि एक किताब है, किताब के फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि हाँ, इस किताब के अंदर हमें ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, और हम जैसे पढ़ते हुए जाते हैं तो हाँ, हमें पता चलता है कि एक तरीके से खाका इसका ये है। एक तरीके से आप मान सकते हैं जैसे पिक्चर में ट्रेलर वाला सिस्टम, ट्रेलर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, पिक्चर कैसी होने वाली है। सेम इसी तरीके से ये जो उद्देशिका है, ये जो प्रस्तावना है, इसे देखकर आप अंदाज़ा इसे पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, हमने जो संविधान बनाया है उसका क्या महत्व है और वो किस लिए काम आता है, इसके बारे में। तो आइए हम एक बार इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं अगले स्लाइड में कैसे कैसे करके। तो सबसे पहले, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ पर यह ध्यान रखना, अखंडता शब्द ये बाद में जोड़ा गया है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसके बाद ये आप काट दीजिए इसके अंदर को, एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये जो प्रियम्बल है, ये नेहरू ने एक तरीके से इसको लिखा था। तो सबसे पहले इसे जब 1947 में लाया गया था तो इसे एक तरीके से उद्देश्य का प्रस्ताव के तौर पर लाया गया था, परंतु फिर उसके बाद जब संविधान बन गया पूरा का पूरा, यानी कि 26 नवंबर जो इसमें डेट लिखी है 1949, उस दिन सबने इस संविधान पे साइन किए और एक तरीके से फिर इसे प्रस्तावना के तौर पर संविधान के अंदर जोड़ा गया। तो जो शब्द इसके मूल है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रस्तावना में जो ये शब्द दिए गए इनके क्या अर्थ है। तो हम भारत के लोग, तो ये सबसे पहले ये दर्शाता है कि जो प्रस्तावना है वो हमने खुद एक तरीके से बनाया है, और जो संप्रभु यानी कि जो सबसे मेन शक्ति जो है वो जनता के पास है। संप्रभु की हम एक तरीके से व्याख्या कर देते हैं कि संप्रभु का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि आपके पास किसी भी चीज़ के लिए एक, समझ लो आप किसी भी निर्णय लेने के लिए आप फाइनली निर्णय करता आप ही हैं। जैसे कि भारत के तौर पे उस टाइम के संदर्भ में लेते हैं कि उससे पहले भारत पे जो शासन करता था वो ब्रिटिश रूल था, तो जो भी जितने निर्णय ले जाते थे तो वो ब्रिटिश के थ्रू लिए जाते थे, यानी उन्हीं के जो निर्णय होते थे वही चलते थे। एक तरीके से आप मान लें कि आपके घर पे कुछ सामान लेना है, तो यदि आपके पापा के कहने पे वो सामान आती है, आपके कहने पे नहीं आ पा रही, तो संप्रभु आपके पापा हैं। या फिर आपकी मम्मी के कहने पे वो सामान आती है, पापा के कहने पे नहीं आ पा रहा है, तो ये मान सकते हैं कि संप्रभु जो है वो मम्मी है। यानी कि फाइनल जो यस और नो करने की पावर है वो संप्रभुता कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों शब्दों का एक तरीके से अर्थ यही क्लियर हो गया है। तो ये देखो, इस पर लिखा है, भारत ने किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और किसी का डोमिनियन नहीं है, यानी कि कोई और के किसी देश के नीचे ये शासन नहीं कर रहा। जैसे आप कनाडा देखेंगे, कनाडा के अंदर क्या है, ये एक तरीके से डोमिनियन शासन ही है ब्रिटेन का आज भी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा भी है। हाँ, तो हम काफ़ी सुपीरियर हैं उनसे भी। एक अब जो दूसरा शब्द है वो इसमें समाजवादी है। तो समाजवादी एक तरीके से कार्ल मार्क्स की ही देन हम मान सकते हैं इस शब्दावली की। समाजवाद इससे पहले का चल रहा था, मगर जो मुख्यतः इसको लिया जाता है वो मार्क्सवाद के संदर्भ में लिया जाता है। तो समाजवाद भी आप ये जान सकते हैं कि इसके अंदर ना दो तरीके के होते हैं, एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है और एक होता है अपना साम्यवादी समाजवाद। तो हमारे जो भारत ने ये मॉडल अपनाया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का ही अपनाया है। एक तरीके से ये गांधीवादी है
कि हाँ इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा और आय की जो असमानता है यानी अमीरी और गरीबी का जो संतुलन है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ हमारी DPSP यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, उसके अंदर बड़े विस्तार से दिए है कि हाँ राज्य ऐसे कानून बनाएगी जिससे कि आय की असमानता यानी गरीबी और अमीरी का फ़र्क को कम से कम किया जा सके। राज्य की कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि हाँ गरीबों को भी एक तरीके से एक अच्छा जीवन यापन करने का मौका मिल सके। जैसे इंदिरा गांधी के समय में आप देखेंगे बैंक का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया। इससे पहले बैंकों में गरीब लोगों का जाना आना नहीं था, बहुत करोड़पति या लखपति बंदा ही जो होगा यानी कि रिच वेल्दी बंदा वही बैंकों में जा सकता था, अदरवाइज़ कोई बैंक में नहीं जा सकता था। उन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और देश के जो बड़े बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास क्या था, जब देश आज़ाद हुआ तो राजाओं को कुछ ना विशेष भत्ते मिलते थे, उनको एक तरीके से कह दो कि पेंशन के तौर पर पेंशन मिलती थी। तो इस पेंशन की सिस्टम को भी ख़त्म किया, इसे प्रीवी पर्सिस का केस कहते हैं, इंदिरा गांधी ने। तो आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा समाजवादी मॉडल पे काम किया है कि हाँ देश के अंदर कैसे एक तरीके से आय की जो असमानता है उसको कम कर दिया जाए। और दोस्तों जो ये समाजवादी जो शब्द है ये आप ये जो शब्द है समाजवादी, ये पहले संविधान में था नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने लाए थे। जब देश में आपातकाल की स्थिति थी उस समय में एक समाजवादी शब्द, अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द को भारत की संविधान के जो ये प्रियम्बल है इसके अंदर जोड़ा गया था। तो आइए हम अगली नेक्स्ट अपनी चर्चा करते हैं पंथनिरपेक्ष में। तो हाँ ये बड़े आपको एक गौर करने वाला बड़ा मुद्दा है कि पंथ निरपेक्ष, इसको ना आप प्राय देखेंगे कि ये धर्मनिरपेक्ष के तौर पे लिखा हुआ मिलेगा। तो आप एक चीज़ मान के चलना कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या फ़र्क होता है। तो आज मैं इसमें आपको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, शायद आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाए कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो आप मान के चलना कि धर्मनिरपेक्ष एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर का अर्थ है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में हम मूल परिवर्तन करेंगे तो रिलीजन आता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि रिलीजन जो शब्द है उसका अर्थ हमारे यहाँ के धर्मनिरपेक्ष से बिल्कुल मैच नहीं करता। ये कुछ ऐसा है कि आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप मान के चलो किसी का नाम है सूर्य प्रकाश, अब इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या बनता है, सनलाइट। तो आप खुद समझ सकते हैं हिंदी में सूर्य प्रकाश सनलाइट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एक व्यक्ति है। इसी तरीके से कई शब्द ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भी मीनिंग है नहीं। एक उनमें से एक शब्द है इनके पास धर्मनिरपेक्ष। एक है आप मान के चल सकते हो घी, घी को ये क्लैरिफाइड बटर बोलते तो है मगर बटर तो मक्खन होता है, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ है। तो आप मान के चलना जो इनका रिलीजन है उसको ये धर्मनिरपेक्ष के तौर पे यूज़ करते हैं। मगर हमारे संविधान में क्या कहा गया कि एक केस चला, उस पर ये कहा गया कि संविधान को आप धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जो परंपरा है उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म का जो अर्थ है, निरपेक्ष की बात नहीं कर रहे, हम धर्म की बात करें तो धर्म का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि आपके कुछ व्यक्तिगत मूल्य हैं। हमारे शास्त्रों में 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। तो आप एक सेंस में धर्म को मान के चलो कि कर्तव्य के तौर पे होता है, और एक तरीके से धर्म का अर्थ होता है मोटा मोटा मान के चलोगे उसकी कार्य पद्धति के अनुसार। जैसे कि अग्नि का धर्म है जलाना, तो इससे क्या पता चलता है कि अग्नि क्या कार्य करती है, जलाने का। अब एक और शब्द लो, एक और उदाहरण देता हूँ, उसमें आपको बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाइए जल्दी से। अब दूसरा मान के चलो आप एक उदाहरण ये लो कि एक बच्चा है, आप उसके सामने खड़े हो, वो भागता हुआ आ रहा है और वो आपके आगे गिर गया। अब आपका क्या धर्म बनेगा, ऑब्वियसली आप उस बच्चे को उठाओगे। यानी यहाँ पर जो धर्म का अर्थ है वो लिया गया है कर्तव्य के सेंस में कि आपका क्या कर्तव्य बनता है। तो ये मान के चलो, तो संविधान के अंदर यही बोला गया बाद में जब इसका केस हुआ कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने मूल्य से अलग रह सकता है। तो जो आपका रिलीजन है इसे वेस्टर्न कल्चर वाले क्या पूजा पद्धति के रूप में यूज़ करते हैं कि आप कैसे प्रेयर करते हो। इस तरीके से भारत के अंदर क्या है, धर्म को उस धर्म के आधार पे नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई एक फिक्स बुक भी नहीं है। किसी और बुक पे हम मतलब लेक्चर पे हम चर्चा करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष में मतलब क्या फ़र्क है। तो आप मोटा मोटा पंथनिरपेक्ष को उसके अर्थ के तौर पे लिया गया कि हाँ ये सीधा एक तरीके से प्राइवर्ची हो सकता है इनके रिलीजन का, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो धर्म का अर्थ है वो यही है, चोरी ना करना, मदद करना किसी की, इस तरीके के शब्द से। तो हाँ ये शब्द हमने अपने संविधान के इसमें डाला पंथनिरपेक्ष, ताकि हाँ क्लैरिफिकेशन हो सके कि हमारा संविधान एक सुपीरियर संविधान है। तो जो ये पंथनिरपेक्ष यहाँ पर कहता है कि हमारे जो देश हैं उसमें सभी धर्म के लोगों को
अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है और किसी भी धर्म को कोई ख़ास महत्व एक तरीके से राज्य नहीं देगा, यानी राज्य की नज़र में सारे धर्म समान हैं। ये लोकतांत्रिक, अब ये संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द बहुत बड़े इसे लेवल में इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले क्या आता है लोकतंत्र, यानी कि हाँ जिसमें जनता की भागीदारी है। इसमें हम देख सकते हैं चुनाव है, सत्ता दल है, न्यायपालिका है ना। भेदभावपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इसके अंदर दिया गया है। हाँ, लोकतंत्र का मतलब है कि हाँ आप जनता का सीधी सीधी भागीदारी हो रही है एक तरीके से शासन व्यवस्था के अंदर, चाहे वो मताधिकार के रूप में हो, चाहे वो चुनाव के रूप में है, यानी कानून की सर्वोच्चता के रूप में व्यक्ति को मेन महत्व दिया गया है यहाँ पर लोकतंत्र का, यहाँ मतलब है। अब जो एक और शब्द है वो है गणतंत्र। गणतंत्र क्या है, हम मेन इसे हम राज्य प्रमुख के लिए यूज़ करते हैं और राज्य का यहाँ अर्थ होता है सरकार का प्रमुख। सरकार का मतलब एक तरीके से भारत का प्रमुख। तो ये दो तरीके की व्यवस्था होती है, एक तो हाँ ये लिखा हुआ है वंशानुगत लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतांत्रिक गणतंत्र के हिसाब से। तो ये वाली जो व्यवस्था है वो मिलेगी यूएसए के अंदर, ये मिलेगी आपको इंडिया के अंदर। और ये जो व्यवस्था है वंशागत लोकतंत्र वाली, ये मिलेगी आपको यूएसए के ब्रिटेन के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अपने गणतंत्र की बात करते हैं, भारत एक गणतंत्र राज्य है, तो गणतंत्र का जो मेन अर्थ होता है वो यही होता है कि जो हमारा राष्ट्र प्रमुख है सबसे पहले वो निर्वाचित होगा, उसका एक फिक्स कार्यकाल होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि कोई ऐसा नहीं होगा कि बेटा था, मतलब बाप था उसका बेटा बना फिर उसका बेटा बना, इस तरीके से नहीं हायरार्की चलेगी। यहाँ पर अगर उसकी योग्यता है तो वो शासन व्यवस्था पे आ पाएगा। यही गणतंत्र का मेन अर्थ होता है। अब स्वतंत्रता, तो ये यहाँ स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है वो इनके संविधान में लिखी गई सीमाओं के अंदर करने के लिए होता है, यानी कि व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हैं उसका व्यक्ति पालन करेगा, बाकी व्यक्ति को पूर्णतः आज़ादी होगी हाँ कि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। अब एक शब्द आता है न्याय। न्याय में यहाँ पर देखा जाएगा 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। इसका न्याय का जो विस्तृत अर्थ है वो इन 3 न्याय को समाहित करके चलता है। तो सबसे पहला सामाजिक न्याय है ना। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के अंदर असमानता जो है, भेदभाव, जातिगत भेदभाव, इस चीज़ को बिल्कुल ना किया जाए। ठीक है। राजनीतिक समानता का अर्थ है, न्याय का अर्थ है कि राजनीति में सभी को समान न्याय मिलेगा, यानी कोई अगर चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसे खड़ा होने का मौका मिलेगा। कोई व्यक्ति विकलांग है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे पहले होता था कि हाँ आप मान के चलोगे 1935 में सिर्फ आप ये मान के चलना कि 30 या 33% बंदों को ही वोट का राइट था, और 1919 के आसपास तो ये जो राइट्स थे वो समझो 3% व्यक्ति को ही मिले गए थे। यानी कि जो संपत्तिशाली होते थे, अमीर होते थे, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था, बाकी किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो हमने जो सबसे पहले ये अधिकार दिया है वो यही दिया है कि सभी को अधिकार है कि वो वोट डाल सके। और ये व्यवस्था आप देखेंगे कि हमने सबसे शुरू में दी है सुपीरियर तरीके से दी है। नहीं तो और संविधानों में आप देखेंगे, चाहे अमेरिका को ले लो, वहाँ पर सबसे पहले एक तरीके से वोट डालने का अधिकार मिला तो वो उन्हें मिला जो उच्च वर्ग के थे, फिर उनके बाद उनके निम्न वर्ग को मिला, फिर निम्न वर्ग को जब मिला तो वहाँ पर के जो अश्वेत बोले जाते हैं उनको नहीं मिला। जब उनको वो राइट मिला तो अब जो अश्वेत महिलाएं हैं उनको वोटिंग अधिकार लेने के लिए समझ लो 1920 के आसपास का टाइम जो था वो लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमने अगर ये चीज़ सबसे शुरू में ही दी, यानी 1947 में ही बनानी शुरू करी और 1950 में लागू किया, तो हमारी सोच उनसे कितनी आगे रही होगी जो हमने ये कार्य किए। और तीसरा जो है वो आर्थिक न्याय के लिए है, यानी कि जो अवसर की समानता एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ किसी अमीरी गरीबी से भेद हटाएंगे, लोगों को अधिकार होगा कि हाँ वो कार्य कर सकें, सरकारी पदों पर आश्वस्त हो सके, उनसे किसी तरीके की कोई भेदभाव ना हो, धनोपार्जन से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य हो आर्थिक न्याय के अंदर ही आता है। अब जो है वो है समता, इसको हम समानता के तौर पर पढ़ते हैं। तो क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना हर नागरिक की स्थिति और अवसर की जो समता है प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। यानी कोई विशेषाधिकार ऐसा नहीं है कि कोई हाँ ये है कि वो पहले राजा का बेटा था तो उसे कुछ विशेष अधिकार दिया जाएगा, यानी हम पहले गरीब थे कि हमें कुछ अधिकार नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या वो पूरी समानता कर दी है, कोई अमीर कोई गरीब किसी का कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा किसी का कोई भेदभाव नहीं है, जो भी है सभी एक समान है
सब एक समान रूप से, सबके लिए जो कानून बनाया जाएगा वो भी समान बनाया जाएगा। इसका समानता का अर्थ ये है कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की जब ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा उन्हें अपने सामाजिक जीवन में कितना भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अब एक जो शब्द है वो है बंधुता।